नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एस त्रिपाठी। कोरोना का काल चक्र लगातार चल रहा है, लेकिन इस बीच राहत वाली बात यह है कि बीते 24 घंटे में कोई नया रिकॉर्ड नहीं बना। दरअसल नए केसों और मौतों में कुछ कमी आई है। 25 अप्रैल को जहां 3,54,653 नए मरीज मिले थे, तो 26 अप्रैल को यह आंकड़ा 3,19,460 रहा। इसी तरह बीते रविवार को देश में जहां सर्वाधिक 2,808 मौतें हुई थी, तो सोमवार को यह संख्या 2,762 रही। आपको यह भी बता रहा हूं कि 23 अप्रैल के बाद से देश में रोजाना 2 लाख से भी ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि नए केस अभी भी लाखों में है। ऐसे में कोरोना की चैन नहीं टूट पा रही है। खैर, ये चैन कैसे और कब तक टूटेगी, इस बारे में तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कोरोना को लेकर जो बड़े सवाल है, खासकर आप अगर कोरोना पीड़ित हैं तो आपको क्या करना चाहिए, होम आइसोलेशन के दौरान क्या क्या सावधानी बरतें, संक्रमित होने पर कब अस्पताल जाएं, और अगर घर पर ही रहना है तो फिर कौन सी दवा लें और कब तक। इसके साथ ही कोरोना से जुड़े और भी जो अहम सवाल हैं, उनका हम सीधे रायपुर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर से जवाब जानेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में भी हम कोरोना की रियल रिपोर्ट आपको देंगे, बताएंगे जहां कैसी व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम कितना दुरुस्त है। लेकिन जनता मांगे जवाब में पहले बात इस मुद्दे पर होगी कि कोरोना में हम क्या करें। तो कोरोना के चलते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हालात अब भी ठीक नहीं है। न तो रोजाना मिलने वाले नए केसों में ज्यादा कमी आ रही है और न ही मौतों का आंकड़ा घट रहा है। ऐसे में लोगों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। हालांकि सबसे ज्यादा चिंतित वो है जो संक्रमित हो रहे हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना के चलते हर ओर मची अफरा तफरी के बीच वह क्या करें, अस्पताल जाएं या नहीं, अगर घर पर ही रहते हैं तो अपना इलाज कैसे करें, किन दवाओं का प्रयोग किया जाए, क्या यह जरूरी है कि हर कोरोना पीड़ित अस्पताल जाए। सवाल यह भी है कि हमारी सबसे विश्वसनीय जांच प्रक्रिया आरटी-पीसीआर कोरोना के नए स्ट्रेन क्यों नहीं पकड़ पा रही है। चलिए तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए रायपुर एम्स के डायरेक्टर नितिन एम नागरकर जी के पास जाएं। उसके पहले छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना कहर और व्यवस्थाओं से जुड़ी एक रिपोर्ट देखें। देश में कोरोना के रोजाना मिलने वाले नए केसों और मौतों में कुछ कमी आई, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वायरस अब भी बेकाबू है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 15,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 226 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। इन भयावह आंकड़ों के बीच 17,341 मरीजों के एक दिन में स्वस्थ होने वाली खबर ने लोगों के मनोबल को बढ़ाया भी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के उतार चढ़ाव के बीच अभी कुल एक्टिव केस 1,21,000 से ज्यादा है। वहीं अब तक 7,500 से ज्यादा संक्रमित अपनी जान गंवा चुके हैं। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला भी कोरोना से जंग हार गई हैं। सोमवार को रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में उनका निधन हुआ। बात मध्य प्रदेश की करें तो बीते 24 घंटे के दौरान यहां 12,686 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 88 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई है। एमपी में एक दिन के अंदर 11,612 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में 92,534 एक्टिव केस हैं। तो वहीं कोरोना से अब तक 5,221 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश सक्रिय मामले के लिहाज से भोपाल अब इंदौर से आगे निकल गया है। राजधानी में फिलहाल 12,850 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि इंदौर में 12,600 के करीब सक्रिय मामले हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं। हालांकि दोनों राज्यों में सरकार वायरस की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। जगह जगह कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। एमपी के बीना में रिफाइनरी के पास चक्रग्राम में 1,000 बिस्तर वाला कोविड हॉस्पिटल भी तैयार हो रहा है। मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके स्थल का निरीक्षण करते हुए अस्पताल का नक्शा देखकर टीम से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री के मुताबिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रदेश जल्द ही संकट से उबरेगा। बीना रिफाइनरी के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और इसलिए हमने ये विचार किया कि जहाँ ऑक्सीजन है
वहीं हम अस्पताल बना दें। और इसलिए कोरोना से पीड़ित भाई और बहनों के लिए ये बिना रिफाइनरी की ऑक्सीजन पर आधारित अस्पताल बनाए जाने का हमने फैसला किया है। कई लोगों का सहयोग इसमें मिल रहा है और मुझे विश्वास है यहाँ जो अस्पताल बनेगा उसमें हम कोरोना के जो संक्रमित भाई बहन हैं उनको बेहतर इलाज दे पाएंगे। कोरोना पर काबू पाने के लिए कड़ी कवायद जारी है, एक के बाद एक नई व्यवस्थाएं की जा रही है। खैर, इन सब के बीच अब देखना ही है कि कोरोना आखिर कितनी जल्दी कंट्रोल में आता है और जीवन किस तरह से एक बार फिर पटरी पर लौटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कोरोना पर क्या करें और क्या नहीं, इस पर बात करने के हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं एम्स के डायरेक्टर नितिन एम नागरकर जी। नागरकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक संजय उपाध्याय भी जुड़े हैं। तो डॉक्टर एम नितिन नागरकर से चर्चा करें उसके पहले मध्य प्रदेश, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना के रियल रिपोर्ट बताएंगे, जिसके लिए हम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर तो जाएंगे ही, साथ ही रुक करेंगे बीना, मुरैना, छिंदवाड़ा, कटनी का भी। लेकिन पहले जवाब कोरोना से जुड़े उन सवालों का जान लेते हैं जो फिलहाल हर किसी के जहन में घूम रहा है। नागरकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो इस समय आपकी जरूरत इसलिए हम लोग बहुत महसूस कर रहे हैं, हमारे दर्शक महसूस कर रहे हैं कि कई तरह की अफवाहें और चर्चाओं का दौर जारी है। पहला तो ये दौर जारी है कि जो इस समय पहली वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको फीवर आ रहा है और फीवर आने के बाद वो पॉजिटिव हो जा रहे हैं। और ऐसे भी कुछ मामले सामने आए हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, उसके चौथे या पांचवें दिन उनकी डेथ हो गई है। ये क्या ऐसा सही में मेडिकल साइंस क्या सही कहता है ये, या ये थोड़ा सा भ्रम है लोगों को, ये हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा सवाल त्रिपाठी जी। और पिछले बार भी हम लोगों ने इस तरह से जो सवाल थे, लोगों की जो जिज्ञासा, मन में कुछ भय, कुछ टेंशन, अच्छा है कि हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। और वैक्सीनेशन जो हो रही है कोविड की दुनिया भर में हो रही है और भारत देश में भी हम जानते हैं कि अब जनवरी से यहाँ पे वैक्सीनेशन की ड्राइव, बड़ी वैक्सीनेशन है और ये बहुत अत्यंत सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव है जी। और हम शुरुआत में 2 वैक्सीन थे, अब और भी वैक्सीन अब अप्रूव होते जा रहे हैं। दुनिया में और भी अप्रूव वैक्सीन हैं। ज्यादातर जो वैक्सीन है उसमें सेफ्टी, एफिकेसी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेम चीज हमारे यहाँ पर भी है। पहले भी हमने बात किया था जैसे दर्शकों से, तो ये कहा था कि माइल्ड सिम्टम्स, कभी पेन, फीवर, हल्का बुखार, बॉडी एक, जहाँ पे इंजेक्शन लगा वहां थोड़ा सा दर्द, किसी को उल्टी, ये सब चीजें होती है, माइल्ड होता है और जनरली ठीक हो जाते हैं। और इसके लिए पैरास्टामोल, ये जो जनरल जो मेजर्स हैं उसी से रेस्ट करने से पेशेंट्स आमतौर पर ठीक हो जाते हैं और फिर वो आगे 6 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, जैसा भी है, अपना सेकंड डोज भी ले रहे हैं। कुछ जो डायरेक्टली इसके साथ कोरिलेटेड नहीं है और जो भी स्टडीज हुए हैं उसको हम जो इसके साथ जो एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहते हैं, तो ये पूरे स्टडीज यही बता रहे कि वो खाली माइनर रिएक्शंस थे, मेजर का इसके साथ कोई डायरेक्ट कोरिलेशन समझ में नहीं आया है। सो इसलिए बिल्कुल डरे नहीं, वैक्सीन लगाएं, बुखार हल्का फुल्का आएगा। बाकी अगर कोई चीज होती है, वंस इन अ व्हाइल कोविड पॉजिटिव भी पेशेंट्स आते हैं, दूसरे डोज के बाद भी आते हैं, लेकिन ये जो संक्रमण होगा उनमें वो लेस सीवियर रहेगा। सो चिंता नहीं, बाद में भी अपना प्रोटेक्शन जैसे मास्क और जो हाथ की सैनिटाइजेशन और वो पब्लिक में जो दूरी रखनी है उसका पालन आगे भी रखेंगे, वैक्सीन के बाद भी रखेंगे। और वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है, जरूर लगाएं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इस समय आपने भी देखा होगा, मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं शुरू में जिस तरह जोश था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम इस समय वैक्सीन लगवाते हैं पहला डोज तो जो फीवर आता है उसके कारण वो कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे जब उनका टेस्ट होने जाएगा और फिर उनके साथ कुछ और गंभीर वारदात हो सकती है, गंभीर प्रक्रिया हो सकती है। नहीं, ऐसा गंभीर कुछ नहीं है। वंस इन अ व्हाइल पॉजिटिव भी आएंगे, ये मैंने कहा, क्योंकि जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है दूसरे डोज के बाद ही होती है और उसको कुछ हफ्ते लगते हैं। और मैंने जैसे कहा कि वंस इन अ व्हाइल वो तो भी पॉजिटिव आ सकते हैं, उनको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वो माइल्ड इन्फेक्शन रहेगा। इसलिए डरे नहीं, वैक्सीन जरूर लगाएं। आज की तारीख में दुनिया भर अगर इस कोविड की लड़ाई में सबसे कारगर अगर कोई चीज है तो वैक्सीन है। अब जानते मेडिसिन इसके अगेंस्ट कोई खास तो तैयार नहीं हुई, पैरास्टामोल
जी जी। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ जो एंटीवायरल ड्रग्स है वो इसके लिए रेमडेसिविर कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है इसके लिए, और बहुत लिमिटेड पेशेंट्स में ही उसका इस्तेमाल भी हो सकता है। सो कारगर अगर इस पर्टिकुलर लड़ाई के साथ, कोविड के साथ, इस साल और आने वाले टाइम में जो भी होगी वो वैक्सीन है, इसलिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। एक सवाल यहाँ डॉक्टर साहब, एक तो सवाल ये है कि जैसा कि कहा गया है, जैसा मेडिकल साइंस बोल रहा है कि जिनको 2 वैक्सीन लग गई हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन वो उस हद तक इफेक्टेड नहीं होंगे कि मौत के मुंह तक चले जाएं। उनको हल्का लक्षण आएगा और वो ठीक हो जाएंगे, ये ऐसा 95-96% है। लेकिन जिन्होंने सिंगल डोज लगवा रखी है, क्या उनके साथ भी कुछ इसका इफेक्ट है कि जब तक दूसरी डोज नहीं लगवा लेंगे तब तक नहीं होगा? देखिए, सिंगल डोज के बाद भी उनको इन्फेक्शन तो किसी फर्स्ट के बाद भी, सेकंड के बाद भी, लेकिन जो प्रॉपर जो आपकी बॉडी में क्षमता बनती है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स उसको लड़ने के लिए, वो दूसरे डोज के बाद ही है। तो समझ लीजिए पहले डोज के बाद दूसरा डोज जो जब 6 हफ्ते बाद लगाएं वो बूस्टर डोज की तरह काम करता है, और उसके लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद प्रॉपर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बनता है। सो आइडियल है कि दोनों डोज लगाएं, और जो पहले लगा, मान लीजिए कोविशील्ड लगा तो कोविशील्ड ही दूसरी बार लगेगा, अगर कोवैक्सीन लगा तो वही दूसरी बार भी लगेगा, और दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। जी नहीं, जैसे कि हमारा सवाल यहाँ डॉक्टर साहब ये है कि जो पहला डोज लगवा चुके उनका नंबर नहीं आया था, दूसरा डोज लगवा ले, क्योंकि कोरोना वारियर्स जो थे उनको पहले मिला, फिर 45 साल के बाद वालों को बाद में मिला, तो जो सिंगल डोज लगवा चुके हैं उनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा इसका? कुछ तो हो सकता है, क्योंकि माइल्ड, अगर इससे पहले भी अगर उनको माइल्डर इन्फेक्शन हो चुका है जो सब क्लिनिकल था, तो ये बूस्टर की तरह काम करता है जो पहला डोज लगा होगा। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होंगे जिनको पता नहीं होगा उसके बारे में, लेकिन जैसे मैंने बोला आइडियली दूसरे डोज के बाद ही एक प्रॉपर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होगा, ये तो सही है। जी अच्छा, ये भी बात सामने आ रही कि इस समय जो दूसरा स्ट्रेन है उसमें RT-PCR जो अपनी जांच प्रक्रिया है, विश्वसनीय जांच प्रक्रिया है, वो उतना नहीं पकड़ पा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ हद तक है। जैसे हम ये जानते हैं कि जो RT-PCR की जो टेस्ट है वो बिल्कुल बीमारी के बहुत शुरुआती दौर में वो निगेटिव आती है, उसको कुछ दिन लगते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं उसको पॉजिटिव आने में। ये पहले दौर में भी देखा गया था, और इस बार थोड़ा थोड़ा देखा ही जा रहा है इस तरह से कि हो सकता है सिम्टम्स पहले आ जाए, लेकिन RT-PCR की पॉजिटिविटी 2-3 दिन के बाद आती है। एक और ये है कि ये टेस्ट पूरी 100% एक्यूरेसी वैसे भी नहीं है। इस तरह से सैंपल कहाँ से पीछे आपको पता है कि नाक में भी डालना है तो पीछे नेजोफेरिंक्स तक वो स्वाब जाना चाहिए, फिर किस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट किया गया है, ये एक लेबर इंटेंसिव टेस्ट है, प्रॉपरली कंडक्ट करना। तो कुछ और भी इश्यूज हैं, लेकिन अगर वो सब सही माना जाए तो भी इसकी जो पॉजिटिविटी 70-80% तक रहती है। तो कुछ पेशेंट हो सकता है RT-PCR निगेटिव भी हो, लेकिन अगर ऐसे पेशेंट कोरोना के लक्षण दिखा रहे हैं तो उसको उसी हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। तो कोरोना सस्पेक्ट करके उनको जो भी चाहे ऑक्सीजन देना, स्टीरॉयड देना, उनको एडमिशन करके ऑब्जर्वेशन के लिए रखना, जिनकी जरूरत है उनको उसी रिपोर्ट आती रही। जी इस बार जैसे देखा गया है डॉक्टर साहब, 2 सवाल है यहाँ पे। इस बार देखा गया है जिनको कोई लक्षण किसी तरह के नहीं है, अगर उन्होंने एहतियात के तौर पे उन्होंने RT-PCR कराया है तो वो पॉजिटिव आ गए हैं, तो उस पॉजिटिव आ जाने के बाद वो घबरा रहे हैं जबकि लक्षण कुछ भी नहीं है। तो पहले स्ट्रेन में ऐसा नहीं था, कुछ न कुछ लक्षण, चाहे फीवर हो, खांसी हो, अलग अलग लक्षण था। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो लोग क्या करें? एक दूसरा, इसकी चूंकि हम आपके साथ इसलिए जुड़े हुए हैं आज के हमारे दर्शक ये जान ले कि अगर जिस तरह से मारामारी हॉस्पिटल में बेड की चल रही है, ऑक्सीजन बेड की चल रही है, जिनको कोई लक्षण नहीं है, स्वस्थ है, वो भी हॉस्पिटल के बेड, ऑक्सीजन बेड की तरफ दौड़ रहे हैं, अप्रोच लगवा रहे हैं, तो वो कौन सी, हालांकि वो प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है मार्केट में, व्हाट्सएप पे चल रहा है, मैं आपके मुंह से दर्शकों को सुनवाना चाह रहा हूं कि वो कौन सी दवाई है, अगर पूरा बता दे, जिनको वो समय समय मैंने प्रतिदिन लेते रहे तो इससे वो दूर हो जाएंगे। पहला सवाल जो था कि लक्षण तो पहले भी देखा गया, मैं क्लैरिफाई करूं कि पहले दौर में भी आपको याद होगा त्रिपाठी जी, अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आता था और उनके आसपास के कॉन्टैक्ट्स को हम चेक करते थे, उसमें भी RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आती थी, लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं थे। ये पहले दौर में भी
देखा गया और इस दौर में भी देखा गया जी। लगभग 85% पेशेंट ऐसे होंगे, चाहे वो लास्ट टाइम के फर्स्ट वेव के हो या इस वेव के हो, जिनको सिम्टम्स ना के बराबर होंगे या एसिम्टोमेटिक होंगे, और वही बल्क फॉर्म करते हैं। सिर्फ 15% ऐसे होते हैं जिनको की सिम्टम्स हैं या अधिक सिम्टम्स हैं। तो ये पहले इस साल भी ये चीज है, इस वाले स्ट्रेन में भी हमको नजर आएंगी और दिख रही हैं। दूसरी बात, बिल्कुल ठीक है, मान लीजिए वो आरटीपीसीआर पॉजिटिव भी आते हैं तो वो नेचुरली कि घर के होम, अगर उनको और कोई बीमारी नहीं है और वो कोमॉर्बिडिटी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई सिम्टम नहीं है, तो होम आइसोलेशन में बिल्कुल आराम से रह सकते हैं। अगर उनको बुखार आता है तो पैरास्टामोल ले सकते हैं, अपना नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, घर में रेस्ट कर सकते हैं, रेगुलरली थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर चेक कराएं और पल्स ऑक्सीमीटर लगभग सबने रखा रहता है। और अगर उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से ऊपर है तो कोई डरने की कोई बात नहीं, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ है और साथ में अगर उनको लग रहा है सैचुरेशन ड्रॉप करे, जो कि सबसे जरूरी चीज है, सैचुरेशन ड्रॉप होना। अगर वो लगता है 94 से 90 आ रहा है, 88 आ रहा है, तो जरूर अपने हॉस्पिटल जो भी आसपास है वहां जाएं और फिर वो डिसाइड करेंगे आगे हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में। लेकिन अगर ये सब कुछ नॉर्मल है तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मेडिसिन भी नहीं ले जो एक चल रही है, 7 तरह की 7 मेडिसिन है और पॉजिटिव है, तो उसमें एक और फेविफ्लू मेडिसिन है 8वें नंबर की, वो एक चल रहा है, उनको टाइम पे लेना है, 1800 mg लेना है। वो क्या है? क्या वो अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो नहीं ले? ऐसे बहुत सारे मेडिकेशन है जो किट में आती हैं, जिसमें मेजॉरिटी तो जैसे बी कॉम्प्लेक्स है वो सब रूटीनली ले सकते हैं, कुछ एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक लिखते हैं किट्स में। तो इसका प्लस माइनस ही रोल है। मेन रोल होता है ऑब्जर्वेशन का, मेन रोल होता है कि अगर बुखार आए तो पैरास्टामोल देने का, क्योंकि वो सब नॉन स्पेसिफिक मेडिकेशन है। मैं क्लैरिफाई करूं, स्पेसिफिक मेडिकेशन इस पर्टिकुलर बीमारी में बहुत कम है। तो ये जो है, अगर बुखार है तो बॉडी एक है तो हम पैरास्टामोल जरूर देते हैं। बी कॉम्प्लेक्स एक जनरल आपको एक आपके इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे कुछ चीजें दी जाती हैं। कुछ लोग एजिथ्रोमाइसिन एक सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कवर करने के लिए देते हैं, लेकिन इन चीजों का सबका लिमिटेड रोल है। मेन रोल है उस वक्त अगर कोई सिम्टम नहीं है और पैरास्टामोल लेना, अगर तो बुखार है, बॉडी एक होता है तो, बट अपना टेम्परेचर रेगुलर चेक करना और अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन घर पे रेगुलर चेक करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, फेविफ्लू क्या है? उसकी मारामारी चल रही, कालाबाजारी चल रही, लोगों को मिल नहीं पा रहा। ये माइल्डर इन्फेक्शन में जिस तरह रेमडेसिविर की बात हो रही थी, मॉडरेट और सीवियर इन्फेक्शन में ये भी एक एंटीवायरल ड्रग है जो माइल्डर इन्फेक्शन में दिया जाता है। लेकिन इन चीजों के बारे में कोई साइंटिफिक ज्यादा एविडेंस नहीं है। इनको लिया जाए नहीं लिया जाए कोई बहुत इतना अंतर नहीं पड़ता इन चीजों से। जी, हमारे छत्तीसगढ़ के संपादक है संजय उपाध्याय जी, जो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। संजय जी, आप डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार संजय जी। आपसे तो वैसे मिलना लगातार होता है डॉक्टर साहब, कई बार आपसे मुलाकात हुई है, चर्चा भी हुई है। लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये देखिए, हम लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं और उनकी शंकाएं भी सुनते हैं कई प्रकार की, कि किस प्रकार की दवाई ली जाए, क्या किया जाए। मैं इन दिनों एक बात सुन रहा हूं और लोगों की तरफ से ही आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप यहाँ खुद मौजूद हैं। सारी जो आशंकाएं हैं, जितने प्रकार की अफवाहें हैं, उस पर आपका एक कथन उस पर विराम लगा सकता है या फिर बता सकता है कि सच्चाई कितनी करीब है। सर, अभी ये आइवरमेक्टिन की बात हो रही है। ये कहा जाता है कि मैंने सुना है कई लोगों से कि, और लोग ये मुझसे पूछ रहे थे कि आपसे ये जरूर पूछूं मैं, कि वो अगर दवाई ले ली जाए कोई किसी के सस्पेक्टेड के कॉन्टेक्ट में है, तो ये आइवरमेक्टिन लेने से जो 15 mg की होती है, 15 mg की, वो 3 बार ले ली जाए तो उससे राहत मिलती है और जो खतरा होता है संक्रमण का वो टल जाता है। तो एक सवाल मेरा ये था डॉक्टर साहब, इसके बाद मैं दूसरे सवाल पे आऊंगा। इस पे थोड़ा सा आप इसे थोड़ा क्लियर करते कि लोगों की आशंकाएं या जो बातें हैं कितनी सही हैं। देखिए, शुरुआती दौर में जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को भी ट्राई किया गया, उसी तरह से कुछ देशों में, जैसे बांग्लादेश में खास करके इनके लिए दी जाती है, जो कृमि होती है उसके लिए। तो ये कुछ स्टडीज में पाया गया तो उनको शुरुआती दौर में, लेकिन इनके ऊपर बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं क्रिएट हुआ है। मैं ये बताने, हमारा जो साइंस है एविडेंस मेडिसिन से चलता है, लेवल्स ऑफ एविडेंस। ये नॉन स्पेसिफिक मेडिकेशन है जिसको इस यूज के लिए भी ट्राई किया गया। जब और कोई मेडिसिन नहीं होती तो आइवरमेक्टिन दिया जाता है और बहुत लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि इससे फायदा होता है। देखिए, माइल्डर केसेस में ये सब चीजें चल जाती है। इशू कहाँ आता है? जहां मॉडरेट और सीवियर केसेस में, वहां पे जो सबसे ज्यादा कारगर होता है, वहां पे ऑक्सीजन, स्टीरॉयड,
सपोर्टिव ट्रीटमेंट, और अगर पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, कार्डियक डिजीज या किडनी, उसका इलाज, वो सब चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। मार्केट में बहुत सारी चीजें आई हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक कोई ऐसी दवाई इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट नहीं है। यही क्लैरिटी है। जी जी संजय, और कोई सवाल? जी, मैं एक दूसरा सवाल पूछ रहा था डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब देखिए, ये अभी जो देखने में आ रहा है कि ये संक्रमण अचानक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ऐसा हमें जो समाचार मिल रहा है, लगातार ऐसी ऐसी खबरें मिल रही हैं जिससे कि हम भी स्तब्ध रह जाते हैं ये खबर सुनकर, तो कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं। तो ये एक बार डॉक्टर साहब आप जरूर बताते कि चूंकि इन्फेक्शन इस बार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, तो ये क्या किया जाए इसके लिए कि प्रारंभिक तौर पर अगर मान लीजिए कोई सिम्टम समझ में नहीं आता है, लेकिन शुरुआती कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है शरीर में, स्वास्थ्यगत कुछ समस्याएं हैं, और दूसरी तरफ जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, जो कि अभी मैं देख रहा था कि 80% के लगभग इसकी जो रिपोर्ट होती है वो होती है कि गड़बड़, उसके बाद 20% ऐसा भी होता है कि वो छूट जाता है, या फिर कुछ सैंपल लेने के तरीके भी होते हैं जैसा आप बता रहे थे। तो उस रिपोर्ट का इंतजार किए बिना क्या जो कोरोना की जो दवाई है, जो प्रिस्क्राइब्ड एक किट होता है, जो किट दिया जा रहा है, उस किट का उपयोग शुरू कर देना चाहिए जैसे ही ऐसा शुरुआती सिम्टम आता है, इंतजार करने की बजाय, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ता हम देख रहे हैं अभी कोरोना संक्रमण। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आपने 2-3 बातें इसमें बिल्कुल सही बताई कि पिछले बार के कंपैरिजन में ये जो देखिए, नेचुरली कुछ तो म्यूटेशन इस वायरस का स्ट्रेन में हुआ होगा, वक्त के साथ हो जाता है, और पिछले बार जो काफी महीने लग गए थे, अगर मार्च अप्रैल से पिछले जाके सितंबर अक्टूबर में जाकर के पीक आया था और ग्रेजुअली फिर घट गया था। इस बार हम देखें मार्च से सेकंड थर्ड वीक से चालू हुआ, और इस पर्टिकुलर अप्रैल में जो हम देख रहे हैं पूरे देश भर में, और खासकर अगर हम छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या इस आसपास की बात करें, तो बहुत रैपिडली कुछ दिनों से केसेस बढ़े हैं। तो ये तो डेफिनेटली शॉर्ट ड्यूरेशन में काफी केसेस बढ़े, इसका मतलब ट्रांसमिसिबिलिटी है वायरस की इस बार ज्यादा है, और एक ही परिवार के काफी सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो इसलिए बार बार जो प्रोटेक्शन, भीड़ में ना जाए, ये सब चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट आज हो जाती है, शायद ज्यादा पिछले साल के कंपैरिजन में। दूसरी बात, इस साल हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, तो सभी वैक्सीन लगाया जो शुरुआत में जैसे हम बात कर रहे थे जिसके बारे में जिक्र किया, तो वैक्सीन जरूर लगाना है, वो पिछले साल हमारे पास नहीं थी। तीसरा जो आपने बात बोली कि कुछ ऐसे लक्षण लग सकते हैं, तो तुरंत अपना जाकर के जहां पे भी आपके हॉस्पिटल नियर बाय मेडिकल सेंटर है, जहाँ पे जाके अपना स्क्रीनिंग करा सकते हैं, जरूरत पड़ने पे आरटीपीसीआर टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपको बुखार, बॉडी एक, वो कर रहे हैं, वो सांस लेने में तकलीफ, और इस बार एक और सिम्टम जो देखा गया है, पेट में दर्द, डायरिया, नोजिया, सिम्टम्स इस बार के जो वायरल इन्फेक्शन में नजर आए। तो ये जब भी हो तो आप अपने आपसी जो भी मेडिकल जो सेंटर है जाएं और टेस्ट करवाएं। और जैसे मैं कह रहा था कि अगर आरटीपीसीआर टेस्ट अभी उसका, तो हमको एक कोविड सस्पेक्ट को भी काफी ऐसे ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो चिंता ना करे, एसिम्प्टोमेटिक चाहे कोविड सस्पेक्ट हो या कोविड प्रूवन हो, उसमें फर्क नहीं है, लेकिन उनको भी अपनी मॉनिटरिंग करते रहनी पड़ेगी। तो हम तो भी। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज सोच कर रही है। एक सवाल यहाँ ये भी था डॉक्टर साहब कि अगर हल्की सी भी खराश है गले में तो भी टेस्ट कराना जरूरी है क्या? वो हो सकता है पॉजिटिव? बिल्कुल हो सकता है, माइल्ड सिम्टम भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप कह रहे हैं गले में खराश है, हल्की सी सूखी खांसी है, तो आपको जरा भी डाउट लगे इस वक्त खास करके, अगर यही चीज अगर और 3 साल पहले होता तो शायद, क्योंकि अब पता है कि संक्रमण आसपास में फैला हुआ है तो रिस्क रहती है, बेहतर होगा जांच करा ले और कंफर्म करें और अपने आप को फिर आइसोलेट करके रखें उस दौरान। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर साहब ये है कि जिस तरह से आपने भी सुना होगा, खबरें सुनी होंगी, एक तो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कालाबाजी और कई मेडिकल स्टाफ, निचला मेडिकल, पैरा मेडिकल स्टाफ भी उसकी कालाबाजारी करते हुए पकड़े भी गए हैं, रासुका भी उन पे लगी है। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरा फेविफ्लू जो वैक्सीन है, इन दोनों को कोई अल्टरनेट भी है क्या? खासकर रेमडेसिविर इंजेक्शन का कुछ चीजें खबरें आ रही हैं कि और भी रेमडेसिविर से ही
जैसे इंजेक्शन और भी बने हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, वो मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। क्या रेमडेसिविर के अलावा भी कोई है ऐसा इंजेक्शन? मैं क्लैरिफाई करूं कि अभी भी जो भी दवाइयां अपार्ट फ्रॉम दैट एंटीवायरल के तौर पे यूज की गई हैं वो एक्सपेरिमेंटल ही ड्रग्स हैं, उसी हिसाब से उनको परमिशन भी मिली थी। तो उसी तरह से फेविपिराविर भी है जो माइल्डर केसेस में दिया जाता है। अब किसी में रिस्पांस दिखा गया, किसी में बहुत माइल्ड है, तो अपने आप भी बीमारी ठीक हो जाती है। फेविपिराविर नहीं दिया जाए, माइल्ड केसेस तो अपने आप से ठीक भी हो रहे थे। अब रही बात, एक इंजेक्शन है जो कि हॉस्पिटल ही सेटिंग में देना है और वो बहुत एक लिमिटेड एक ग्रुप ऑफ पेशेंट से सबसेट ऑफ पेशेंट कहते हैं, उसमें वो कारगर है। प्रूवन पेशेंट हो जो कि जिसका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया है, जिसको मॉडरेट से सीवियर सिम्टम्स हैं, जिसको ऑक्सीजन देने के बावजूद, स्टीरॉयड देने के बावजूद उसकी सिचुएशन खराब होती जा रही है, चेस्ट में इंफेक्शन बढ़ता जा रहा है, ये सब चीजों का एविडेंस जब हमको मिलता है, जो चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन दिखाता है, दर्शाता है, तभी उन केसेस में जो मॉडरेट या सीवियर केसेस हैं उनमें दिया जाता है। और वो भी शुरुआती दौर में 10-15 दिन के बाद जब वायरस का मल्टीप्लिकेशन खत्म हो चुका होता है या बहुत सिक पेशेंट में रेमडेसिविर देने का कोई रोल नहीं है। तो आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स होंगे जिनको कोविड के बारे में एक्सपीरियंस है, वही इसके बारे में फैसला ले। लिमिटेड रोल है और ऐसे आम तौर पे उसको यूज नहीं करना है। कुछ और मेडिकेशंस जो हैं, चाहे फिर वो इंटरफेरॉन जैसे वायरफ्रिन करके एक ड्रग है जाइडस कैडिला की, या कुछ और मेडिकेशंस है जैसे अगर हम बात करें कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, टोस्लिजुमाब जो बोलते हैं, लेकिन ये सब चीजें मार्केट में जबरदस्ती इस तरह से नहीं यूज करनी है। आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है, जो कोविड के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वही इसका सही जो करेंगे। ऐसे नहीं इसको दवाई को देना है। जी, एक इस समय सीटी स्कैन कराने की भीड़ लगी है, 4 दिन 5 दिन की वेटिंग है। तो ये जो जिस तरह सीटी वैल्यू बताया जा रहा है 25 समथिंग 15 10 2 ये जो बताया जा रहा है, इसमें जो सीटी वैल्यू है 25 जो बता रहे हैं वो कितना हो तो खतरे से है, यानी 20%, 25%, 30% लंग्स अगर लंग्स में इन्फेक्शन है तो वो खतरे की घंटी कब कहां तक है कि जितना इन्फेक्शन हो कहां तक हो सकता है? देखिए, जब भी एक डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन ये सब चीज को समझ कर रखते हुए फिर एक डायग्नोसिस बनता है। अकेला सीटी का कोई रोल नहीं है, अकेले आरटीपीसीआर टेस्ट का कोई रोल नहीं है, हमको सब कुछ एक साथ देखना पड़ेगा। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ रही है और डॉक्टर डिसाइड करता है वेदर चेस्ट एक्सरे से ही काम चल जाएगा या सीटी स्कैन कराना है, तो लंग में जो फील्ड्स होते हैं, राइट लंग लेफ्ट लंग मिला करके उसमें जोन्स होते हैं और जोन के अनुसार एक कोरेंट स्कोर कैलकुलेट करते हैं और उसमें क्लास ओपेसिटीज बोलते हैं जो सीटी स्कैन में नजर आती हैं। ये चीज एक्सरे में भी पिकअप हो सकता है जो ओपेसिटी दिखती है। तो आपके डॉक्टर वो सब चीज देख करके क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, ये सब चीज को देखते हुए फिर डिसाइड करते हैं कि आप मॉडरेट कैटेगरी में आ रहे हैं या सीवियर कैटेगरी में आ रहे हैं। अकेले खाली सीटी स्कैन कराना इलाज नहीं है, आपके ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड करेंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारे ब्लड टेस्ट है जो एडमिटेड पेशेंट के फिर हम कराते हैं, वो भी कराने जरूरी होते हैं जो केसेस मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में आते हैं। नहीं, जैसे अगर किसी का 25% 30% तक लंग्स में इन्फेक्शन है तो उसको बहुत ज्यादा खतरा तो नहीं है और रिकवर हो जाएगा? देखिए, अर्ली अगर सिम्टम्स है और ट्रीटमेंट प्रॉपरली चालू हो जाए, अकेले खाली मैं सीटी की बात नहीं बोल रहा हूँ, उस सीटी के अलावा बाकी भी आरटीपीसीआर हो गया है, पेशेंट एडमिटेड है, सैचुरेशन को टाइमली ट्रीटमेंट देने से उसमें रिकवरी होती है। आपने बात सही कही, अगर बहुत ज्यादा लंग इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें ट्रीटमेंट में मुश्किल आती है। ये नहीं कि ठीक नहीं हो पाते, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। नहीं, जिसका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, वो फिर उससे सीटी स्कैन कराया है, उसका लंग्स अगर 20% 25% उसके लंग्स में इन्फेक्शन है तो वो किस रूप में लिया जा सकता है, गंभीर या साधारण? तो मॉडरेट में लेंगे ना, जरूर लेंगे, क्योंकि उसमें लंग इन्वॉल्वमेंट है तो मॉडरेट सिम्टम्स में लेंगे, मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन अकेले खाली सीटी पिक्चर के ऊपर नहीं, उनकी सैचुरेशन कितनी है, बाकी कंडीशन कैसी है, बुखार है, ये सब चीजें मैटर करती है। लेकिन लंग इन्वॉल्वमेंट अगर उतना आ रहा है, इसका मतलब है पेशेंट को डेफिनेटली प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। और वो प्रोग्रेस कैसा कर रहा है ये भी जानना जरूरी है।
उसके बाद अगर वो इंप्रूवमेंट आ रही है क्लिनिकली भी और उसके एक्सरे या उसके सीटी स्कैन में भी, तो फिर चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बढ़ता जा रहा है तो वो न्यूमोनाइटिस, एआरडीएस न्यूमोनाइटिस तरफ भी बढ़ सकता है। नहीं, जैसे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, फीवर नहीं है, हल्की फुल्की खांसी भी नहीं आ रही है और उसके बाद लंग्स में इन्फेक्शन 20% है, फिर तो मुश्किलें ज्यादा, फिर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा यूजुअली नहीं होता है, कहीं ना कहीं पे कोरिलेशन मिल जाती है पेशेंट के सिम्टम्स के साथ, टेस्ट के साथ और ये सीटी स्कैन के साथ। तो ये सब कुछ एक टोटलिटी में देखना पड़ेगा। जैसे किसी को पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उसके 8 से 10 दिन, उसको कब मान सकते हैं कि अब सेव है? जैसे पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद वो 7 से 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन तक गुजर जाता है, तो ये कितने दिन बाद मान सकते हैं कि सेव है और कोई सिम्टम्स नहीं है? अगर 10 दिन हो गए हैं क्लिनिकल सिम्टम होकर के 3 दिन कोई नहीं है, बुखार, खांसी, गला खराब बिल्कुल नहीं है, तो हम उसको ओके मानते हैं और घर भेज सकते हैं। फर्स्ट डे से 10th डे को कंपेयर करें तो उसके बाद भी 7 दिन का होम आइसोलेशन रखा जाता है। जी, चलते चलते थोड़ा सा ये आखिरी सवाल है हमारा, ये आपको क्या लग रहा है, हर कोई जानना चाह रहा है, हालांकि ये सवाल आपसे भी नहीं बनता है, कब, क्या लगता है कब तक, क्या संभावना है कब तक ये फिर से, जैसा आप पिछली बार हुआ था अक्टूबर नवंबर के बाद इसका रेशियो घटने लगा था, कब तक ये लगता है कुछ कंट्रोल में हो पाएगा? ऐसा तो लग रहा है कि अप्रैल में तो बढ़ता ही रहा है, जैसे क्योंकि अलग अलग राज्यों में स्प्रेड हो रहा है, ये एक राइजिंग ट्रेंड कुछ स्टेट्स में नजर आ रही है, कुछ स्टेट में लग रहा है कि धीरे धीरे अपना प्लेटो की तरफ जा रहा है। तो मई तक तो जाएगा ये, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जून जुलाई में ये डाउनवर्ड ट्रेंड दिखना चाहिए। लेकिन आगे चर्चा होती रहेगी दिन ब दिन कैसा ये रूप अपना लेता है, नंबर्स अलग अलग राज्यों में, इसके ऊपर हमको नजर रखनी पड़ेगी और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का राय उसमें लेते रहेंगे हम लोग। तो डॉक्टर साहब, इसी तरह हमको समय, जो जिस तरह से र्यूमर कह सकते हैं, जिस तरह से लोगों की शंकाएं, कुशंकाएं जिस तरह से आती हैं, तो हम आपसे समय इस तरह से लेते रहेंगे। हमारे दर्शकों ने जो सुना होगा, मुझे लगता है कि बहुत सारी उनकी चीजें साफ हो गई होंगी कि आखिर कोरोना है क्या, क्या मुझे करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़े। मैं फिर आपसे प्रयास करूंगा, आप 1-2 दिन बाद फिर आपके साथ सलाह लूं। तो चलिए अब रुख मध्य प्रदेश का कर लेते हैं, जहां कोरोना की रियल रिपोर्ट के 6ठे भाग में आज हम जानेंगे हमारा सिस्टम कितना दुरुस्त हुआ, व्यवस्थाएं कैसी हैं, कोरोना कहर ज्यादा है या फिर कुछ कम हुआ है। तो आइए अब कोरोना की रियल रिपोर्ट 6 की ओर चलते हैं।